जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 43वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं, जिसे हम लोग संशय भी बोल सकते हैं। अगर इसके अंग्रेजी वन बात करें तो इथिकल डायलेमास इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इसको हम लोग देखने का आज प्रयास करेंगे। इससे पहले जब भी हम लोगों ने सरकारी संस्थानों में नैतिकता की बात की, उसमें हम लोगों ने चिंताओं का अध्ययन किया था। आज हम लोग दुविधाओं का अध्ययन करेंगे, संशय का अध्ययन करेंगे कि सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं क्या हैं, संशय क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने नैतिक चिंताओं का अध्ययन किया था कि सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं क्या क्या थी। आज हम लोग दुविधाओं का अध्ययन करेंगे। ये जो दुविधाएं होती है चिंताओं से अलग होती है, इसको समझेंगे कि ये चिंताओं से दुविधाएं कैसे अलग होती है और यही से केस स्टडीज हमारे सामने दिखाई देने लगता है। जो हमारे सेकंड पार्ट होता है इथिक्स के सीरीज का, इथिक्स का जो उसका सेकंड पार्ट होता है उसमें दुविधाओं का ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर ही आपको निर्णय लेना होता है। तो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या दुविधाएं हैं सरकारी संस्थानों में। अगर बात करें चेतना की दो स्थितियां हैं। एक स्थितियों में चिंताएं हमें दिखाई देगी, दूसरी स्थिति में दुविधाएं होगी। ये जो दुविधाएं उत्पन्न होगी चिंताओं को लेकर ही होगी। तो हम देखेंगे जो हमारी चेतना होती है उसमें एक नैतिकता का पाठ होता है, जिसमें जन्म समाज जो कि नैतिकता जो हमारे पास आती है, ये हम लोग डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। जन्म से आती है, समाज से आती है, संस्कार से आती है, शिक्षा से आती है और परिवार से आती है। और इसी नैतिकता को लेकर हम लोग कोई एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं और सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो वहां भी एक अलग ही नैतिकता हमें नजर आएगी, एक अलग दायित्व में नजर आएगा, एक अधिकार नजर आएगा और कानून नियम नजर आएगा। और इसी के आधार पर हम लोग रूल करेंगे, इसी के आधार पर हम लोग शासन करेंगे। ठीक है, और प्रशासन में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पर चेतना के दो पार्ट हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो हम लोग लेके जा रहे हैं व्यक्तिगत चीजें जो पर्सनल होती है, जो कि नैतिकता के अंतर्गत आएगी। ये जो नैतिकता होगी ये प्रशासनिक नैतिकता भी हमें आगे चल के दिखाई देगी। ठीक है, ये व्यक्तिगत नैतिकता रहेगी जो हमें यहाँ से प्राप्त होगा, और प्रशासनिक नैतिकता वहां जाने के बाद, यानी कि एग्जामिनेशन पास करने के बाद एज एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो आपको ह्यूमैनिटी, लिबर्टी, डिग्निटी जैसे प्रशासनिक नैतिकता का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वो वेलफेयर स्टेट है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ भी आपको अलग से प्रशासनिक नैतिकता नजर आएगी। तो आपके पास व्यक्तिगत नैतिकता है। उसके बाद ये जो व्यक्तिगत नैतिकता है, जैसे ही आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको एक सार्वजनिक दायित्व दे दिया जाता है, सार्वजनिक नैतिकता दे दी जाती है। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों को लेकर एक स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। ये दोनों आमने सामने रहते हैं और इन्हीं के आधार पर ये दो सेट दिए गए हैं, इसी के आधार पर काम करना होता है। इन दोनों का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जो भी दायित्व हैं, इन दोनों के फासले को आपको पार करना है। व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक दायित्व के बीच में जो फासले है उसको पार करना पड़ेगा। किसे अपनाएं, ये कौन सा उचित होगा, ये आपको केस स्टडीज में देखने को मिलेगा। यानी केस स्टडी सॉल्व करते समय आप पूरी की पूरी ध्यान रखेंगे कि कौन सी नैतिकता अपनाएं। ठीक है ना, तो आगे चल कर देखेंगे कौन सी चीजें आपको अपनानी है। यानी कि यहां पर देखेंगे चेतना में द्वंद्व उत्पन्न होगा, संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि व्यक्तिगत बनाम हो जा रहा है सार्वजनिक, तो संकट तो उत्पन्न होगा ही उत्पन्न होगा। यानी कि क्राइसिस ऑफ कॉन्साइसनेस उत्पन्न होगा जब एडमिनिस्ट्रेटर आप बनते हैं, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तब ये उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लिया कि आप नॉर्मल आदमी हैं तो वहां भी संकट उत्पन्न होगा, व्यक्तिगत जीवन में समस्या उत्पन्न होगी, व्यक्तिगत बनाम सामाजिक होगा, कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो वहां टकराहट उत्पन्न होगी, लेकिन द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा। वहां पर क्या टकराहट उत्पन्न होगा, मतलब कि वहां पर वो समस्या उत्पन्न होगी लेकिन द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड देना होगा, लेकिन ये जो दंड होगा ये दंड आपके कानून के उल्लंघन के कारण हुआ है। ठीक है, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती है तो वहां भी दंड का विधान होगा या कुछ टकराहट उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं वहां पर आपको एक चेतना का संकट हमें नजर आएगा, चेतना में द्वंद्व उत्पन्न होगा निर्णय लेते वक्त। तो यहाँ निर्णय लेने की बात की जा रही है। यहाँ व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में तो टकराहट होगी, क्योंकि आप व्यक्तिगत जीवन तो जीते ही हैं, सामाजिक जीवन भी जीते हैं, लेकिन आई एडमिनिस्ट्रेटर आप नहीं हैं तो ये इन चीजों से टकराहट आपकी उत्पन्न होगी, व्यक्तिगत बनाम सामाजिक, व्यक्तिगत बनाम कानून। अगर कानून उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन उतना सार्वजनिक नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप चेतना के द्वंद्व से गुजर रहे हैं और निजी लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो सार्वजनिक नुकसान होगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और निजी लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो आप सार्वजनिक नुकसान कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये वाला द्वंद्व उत्पन्न होगा कि व्यक्तिगत लाभ को पहुंचाऊं या सार्वजनिक लाभ को पहुंचाऊं, तो ये द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी, संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि चेतना का संकट कब उत्पन्न होता है। चेतना में जब संकट कब उत्पन्न होगा, जब आपके पास विकल्प होंगे। एक विकल्प होगा तो संकट उत्पन्न होने की जो गुंजाइश ही नहीं है। एक विकल्प है तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे या अस्वीकार कर देंगे, उसमें द्वंद्व का स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगा, चेतना में संकट उत्पन्न होगा ही नहीं। तो चेतना में संकट उत्पन्न होगा, दो या दो से अधिक विकल्प होगा और उसमें जो चुनाव करेंगे तो उस समय द्वंद्व उत्पन्न होगा। चुनाव के दौरान द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, संकट उत्पन्न होते हैं। और ये दोनों विकल्प एक जैसे नहीं होने चाहिए, एक डायरेक्शन वाले नहीं, दोनों विकल्प या दो से अधिक विकल्प विपरीत डायरेक्शन वाले होने चाहिए। यानी कि विकल्प जो होने चाहिए विपरीत होंगे, तभी चेतना में संकट उत्पन्न होगा, द्वंद्व उत्पन्न होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक लाभ दोनों ही विपरीत हैं। ठीक है ना, दो विकल्प हैं आपके पास जिसमें व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक लाभ दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर चेतना में संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हर विकल्प, सभी तरह के विकल्प नैतिक संकट या दुविधा उत्पन्न नहीं करते हैं। क्योंकि मान लिया आपके पास 100 रुपये है और आप शहर गए हुए हैं और आपका मन कर रहा है कि सिनेमा देखना है, तो सिनेमा का खर्च है 50 रुपया, लेकिन शहर से गाँव को लौटने के लिए 75 रुपये बस किराया लगता है। तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? अगर आप 50 रुपये का सिनेमा ही देख लेंगे तो 75 रुपये बस किराया कैसे दे देंगे? और आपके पास 100 रुपये ही है तो आप शहर में रुक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको गांव लौटना जरूरी है। तो यहाँ जो विकल्प है, तो यहाँ पर विकल्प जो है नैतिक संकट उत्पन्न नहीं कर रहा। यहाँ डिसीजन ले लिया जाएगा कि नहीं मुझे गांव लौटना है, तो यहाँ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, यहाँ नैतिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, संकट स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। द्वंद्व तो हुआ लेकिन नैतिक संकट या नैतिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि सभी तरह के विकल्प नैतिक संकट या दुविधा उत्पन्न नहीं करते हैं। किसी एक का चयन करना हो, चूज वन करना हो, तो मतलब कि जब दो से अधिक हैं, दो या दो से अधिक विकल्प है, उसमें से एक का चयन करना है और सारे विकल्प विपरीत हैं, तो उसमें वहाँ जब एक को चयन करना है तो वहाँ संकट उत्पन्न होगा। यानी विकल्पों को अगर हम लोग चयन करते हैं, विकल्पों में से चयन करते हैं, अगर पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है, अगर मान लिया कि बहुत सारे विकल्प हैं और विपरीत हैं और तुरंत तो अगर उस चीज़ का चुनाव कर लेते हैं संतुष्टि के साथ, अगर आपको अपराध बोध नहीं उत्पन्न हो रहा तो द्विधा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आपकी वो तो आपकी चेतना में शामिल हो गया है, आपके पूर्ण संतुष्टि मिल रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर द्वंद्व जो उत्पन्न होगा ना, उसको जिसके अंदर द्वंद्व उत्पन्न होगा उसको अपराध बोध उत्पन्न होगा, संतुष्टि को लेकर भाव उत्पन्न होगा। लेकिन बहुत सारे विकल्पों में से आपको चयन करना है और विकल्पों को चयन कर लेते हैं तो पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है, तो यहाँ दुविधा की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जब दुविधा की स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जब आती है, तो किसी एक के चयन को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इसको मैं चयन करूँ या नहीं करूँ। विकल्पों का संबंध एक का कम से कम एक दुविधा से होना चाहिए। मान लिया कि कोई दो कानून है, उसमें से एक को चूज करना है कि कौन इस पर प्रिविल करेगा, तो यहाँ पे इथिकल डायलेमाज नहीं कहा जाएगा। लेकिन विकल्पों का संबंध नैतिकता से जुड़ा हुआ है, एक का कम से कम नैतिकता से जुड़ा हुआ है और नैतिकता से जुड़ा हुआ और उसमें द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, तो वो नैतिकता की स्थिति माना जाएगा। इन परिस्थितियों में आपको निर्णय लेना बहुत ही कठिन होगा। यानी कि विकल्पों का संबंध, कम से कम एक विकल्प का संबंध नैतिकता से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी उत्पन्न होगा चेतना का संकट। अगर आपको संतुष्टि मिल जा रही है तो उसे चयन करना आसान हो जाएगा, दुविधा रहा कहाँ पर। तो इन परिस्थितियों में निर्णय लेना कठिन होता है। ठीक है, अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो अपराध बोध से भर जाते हैं। अगर दो स्थितियां हैं, व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक लाभ, अगर आपके अंदर संजीदा व्यक्ति है, आप संवेदनशील व्यक्ति है और व्यक्तिगत लाभ उठा लेते हैं कोई चीज का, तो आपके अंदर अपराध बोध भर जाता है, आप अपराध बोध से भर जाते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिल जाती। लेकिन आपको संतुष्टि मिल जा रही है तो दुविधा वहां उत्पन्न ही नहीं होगी। इन परिस्थितियों में आपको निर्णय लेना है, निर्णय लेना कठिन होगा। अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो अपराध बोध से भर जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की आदतन हो जाती है मर्डर करना, चोरी करना, रिश्वत लेना। कुछ लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो बिना काम के वो बिना रिश्वत को काम ही नहीं करते हैं, तो उनकी वो आदतन में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर चेतना का संकट नहीं आएगा। अब कोई व्यक्ति को मर्डर करने का, चोरी करने का आदत है, रिश्वत लेने का आदत है, तो उसके चेतना में संकट उत्पन्न नहीं होगा। ये आदतन में कोई संकट नहीं उत्पन्न होगा। वे सोचते हैं कि ये मेरा तो अधिकार है, लेकिन इसे चेतना का संकट नहीं माना जाएगा, चाहे सार्वजनिक नुकसान ही क्यों नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ बात की जा रही है
संजीदा लोगों की, संवेदनशील लोगों की, गंभीर लोगों की, जो अपने आचरण को बचाए रखना चाहते हैं और अपने प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। और वे लोग मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं या रिश्वत लेते हैं तो वो अपराध बोध से भर जाते हैं। संजीदा व्यक्ति हो चाहे संवेदनशील व्यक्ति हो, जो अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहते हैं, तो इनको लेकर समस्याएं उत्पन्न होती है, दुविधाओं का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे प्रशासन में दुविधाएं उत्पन्न होती है बारी बारी से। तो ये मैं दुविधाओं को समझाने के लिए बात कहा हूँ। जिनको आदत है तो उनके अंदर तो दुविधा उत्पन्न ही नहीं होगी। यहाँ पर संवेदनशील, संजीदा, गंभीर व्यक्ति की बात की जा रही है, जो अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहते हैं, प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहते हैं। तो आप देखते हैं कि प्रशासन में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती है, और ये आपको केस स्टडीज में काम आएंगी। सिविल सर्वेंट के बुनियादी मूल्यों को पालन करते हुए सिविल सर्वेंट को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि निजी लाभ से बचे और सार्वजनिक लाभ को महत्व दें। तो आइए समझते हैं कि ये नैतिक दुविधाएं किस प्रकार उत्पन्न होती है सार्वजनिक संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक पहली आती है व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक लाभ, यानी कि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हितों में द्वंद्व उत्पन्न होता है। एज ए सिविल सर्वेंट आप हैं, सिविल सर्वेंट आप हैं, एक सड़क बनाने का आप सेंशन दे रहे हैं। तो जो सड़क बन रही है उसके दो प्रोजेक्ट हैं। दो प्रोजेक्ट को समझे तो एक सड़क है और एक सड़क के लिए दो प्रोजेक्ट आ रही है। एक की दिशा सार्वजनिक हित की ओर जा रही है और दूसरी की दिशा निजी हित की ओर जा रही है। यानी कि सार्वजनिक हित की ओर जाने वाली सड़क की जो दिशा है, जिससे कारण शहर का रास्ता नज़दीक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो आपको ही सेंशन देना है कि किस ओर रास्ता जाना चाहिए। और एक रास्ता है आपके पिता के घर की ओर जा रहा है, जहाँ पर पिता की बहुत सारी ज़मीनें हैं। अगर इस ओर रास्ता अगर आ जा रहा है, सड़क आ जा रही है, तो ज़मीनों की कीमत बढ़ जाएगी और शहर का रास्ता, लेकिन शहर का रास्ता बड़ा हो जाएगा। और इस ओर अगर इस ओर सड़क को अगर डायरेक्शन दे रहे हैं, इस ओर प्रोजेक्ट को अनुमति दे रहे हैं, तो शहर का रास्ता छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सार्वजनिक हित सद रहा है, लेकिन यहाँ पर इस ओर अगर रास्ता दे रहे हैं तो आपके पिता का हित सद रहा है, यानी कि निजी हित सद रहा है। और आप पिता आपको कह रहे हैं कि आप मेरे तरफ ही आप सड़क को आने का अनुमति दें। आप इमोशनली चार्ज हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने आप से तर्क जुटाते हैं कि पिता ने बहुत सारा पढ़ाई लिखाई के दौरान कर्ज लिया है, तो आप भविष्य में रिश्वत ना ले इस कर्ज से चुकाने के लिए। तो आप अपने आप को तर्क जुटाते हैं कि नहीं, रास्ता मेरे पिता के घर की ओर आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं नैतिक संकट उत्पन्न हो रहा है, ए डायरेक्शन और बी डायरेक्शन को सड़क को लेकर, जिसमें द्विधा उत्पन्न हो रही है कि पिता का कर्ज चुकाना है और भविष्य में रिश्वत नहीं लेना है, और दूसरा है सार्वजनिक हित को लेकर। तो इन दोनों में दुविधाएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए कि जो बुनियादी मूल्य है, सिविल सर्वेंट के जो बुनियादी मूल्य है, करुणा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, तटस्थता, सहिष्णुता, इसका पालन करते हुए सार्वजनिक हित को तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं। इसलिए देखेंगे कि अधिकार युक्त पद जो होते हैं होम टाउन में उनकी पोस्टिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि तटस्थता पर और तटस्थता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वे इमोशनल ग्रिप में आकर अपने निजी लाभ को फायदा, निजी पहचान वाले लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए निजी हित को तुरंत आप स्वीकार नहीं कीजिए एज ए सिविल सर्वेंट। ये निजी हित आपको मुसीबत में डाल सकता है, ये विवाद में उत्पन्न हो सकता है, आपके करियर पर संकट आ सकता है। कोई हायर अथॉरिटी आया तो उस पर भी जांच बैठ सकती है। तो आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक हित को तवज्जो दें। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको एक पहली स्थिति उत्पन्न होती है दुविधाओं को लेकर कि व्यक्तिगत हित को तवज्जो दे या सार्वजनिक हित को तवज्जो दे। तो एज ए सिविल सर्वेंट आपको सार्वजनिक हित को महत्व देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। ठीक है, दूसरी स्थिति को देखते हैं। अब देखते हैं नैतिक दुविधाओं का दूसरा प्रकार है विभिन्न नैतिक मूल्य। इनके बीच चयन करना होता है। मान लिया आप सिविल सर्वेंट हैं, नए नए ज्वाइन किए हैं और आपके सीनियर आदेश देते हैं कि किसी गांव में हैंडपंप लगाना है, मतलब कि उस गांव में 10 हैंडपंप लगाना है। तो उस गांव में 10 हैंडपंप लगाना है, लेकिन आप उस गांव से अच्छी भली भांति से परिचित है कि ये हैंडपंप उस गांव में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जल स्तर बहुत ही नीचे है। अगर हैंडपंप उसको उस गाँव में लगा भी दिया जाता है तो बहुत खर्च आएगा, और कब तक काम करेगा ये कोई ठीक नहीं है, कब तक लोगों को पानी मिलेगा ये कोई ठीक नहीं है।
लेकिन जो आपके सीनियर होते हैं, इस हैंडपंप कंपनी जो रहती है उससे इनका निजी हित जुड़ा हुआ है। तो ये उस हैंडपंप वाली कंपनी को आदेश दे देते हैं, टेंडर दे देते हैं कि आप गांव-गांव में जाकर हैंडपंप लगाइए। तो आपको भी ऑर्डर दिया जाता है कि आप 10 हैंडपंप की निगरानी करिए कि उस गांव में जो लग रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि उस गांव वाले के लिए ये जो हैंडपंप है यूजलेस है, क्योंकि गांव को पानी की ज़रूरत भी है, और गांव वाले कह रहे हैं कि तालाब खुदेगा तो पशुओं को पानी मिल जाएगा और हमारे कपड़े धोने की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की व्यवस्था पीने वाला हम खुद कर लेंगे, क्योंकि ये जो कर लेंगे, क्योंकि तालाब यहाँ जरूरी है, हैंडपंप यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो तालाब है ये जनता को लाभ को लेकर है, सार्वजनिक हित को लेकर है, और आपको आदेश दिया गया हैंडपंप लगाने का। तो यहाँ पर निजी हित का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सार्वजनिक हित और निजी हित दोनों में द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, टकराहट उत्पन्न हो रहा है, और इस समस्या का आपको निदान भी करना है, क्योंकि आपको आदेश का पालन भी करना है और गाँव वाले यानी कि सार्वजनिक हित का ख्याल भी रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप व्यक्तिगत तरफ से अपने सीनियर को समझाएंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो गाँव वालों से कहेंगे कि आप पॉलिटिकल प्रेशर बनाइए या कोई इनडायरेक्ट रास्ता निकालेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको समस्या का निदान देना है, क्योंकि आप एज ए सिविल सर्वेंट वहाँ नियुक्त हुए हैं। तो ये सारा का सारा केस स्टडीज में काम आएगा, आगे समझ में आएगा। ठीक है, एक और सिचुएशन लेते हैं कि कोई सिविल सर्वेंट है, वो उसकी धार्मिक मान्यता है, वो व्यक्तिगत मान्यता के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखता है, वो धर्म भीरू व्यक्ति है। धर्म भीरू व्यक्ति उसको बोलते हैं जो धर्म को लेकर संजीदा रहते हैं, वो धर्म से लेकर डरते रहते हैं। लेकिन अगर वो सिविल सर्वेंट भी बन गया तो उसको कानून का पालन भी करना है और आदेश का भी पालन करना है। तो यहाँ पर विरोध की स्थिति उत्पन्न कैसे होगी समझते हैं। आप धर्म भीरू व्यक्ति हैं और जिले का SP और DM बन जाते हैं, और हाईकोर्ट से आदेश आता है कि एक जो पूजा स्थल है जहाँ पर आपकी माँ का बहुत बढ़िया आस्था है वहां पर, और इस पूजा स्थल के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम भी हो रहा है, और आपका भी इस पूजा स्थल से बहुत आस्था जुड़ी हुई है। तो इस यहाँ से ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, सड़कें सक्रिय हो जा रही है, और आमने सामने वाले जो भी यात्री आ रहे हैं बाइक से या कुछ भी बड़े वाहन से, तो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जा रहा है। और आंकड़ा भी यही बता रहा है कि डेटा भी बता रहा है कि एक्सीडेंट हो रहा है इस मंदिर की वजह से। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो संकट उत्पन्न होगा कि आदेश का पालन भी करना हाई कोर्ट का, और व्यक्तिगत धारणा भी है, इस मंदिर के प्रति आस्था भी है, तो यहाँ पर नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर अगर आप मंदिर को तोड़ देते हैं एज ए सिविल सर्वेंट बनकर, क्योंकि सार्वजनिक हित उसी में है, तो आप अपराध बोध से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि आप धर्मभीरू व्यक्ति है। अगर घर में कोई घटनाएं होती है या भविष्य में घटनाएं होती है तो आप मान के चलेंगे कि इस मंदिर को तोड़ने के कारण ही ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होगी, व्यक्तिगत धारणा बनाम सार्वजनिक हित उत्पन्न होगा, एक अपराध बोध उत्पन्न होगा। जैसे कि 1984 में इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा द्वंद्व से भरी होंगी, जब इन्होंने ब्लू स्टार जो हुआ था, ये अमृतसर जो हुआ था, ब्लू स्टार ऑपरेशन अमृतसर जो टेम्पल है वहाँ पर बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, उसमें बम गोला बारूद की जाखिरा वहाँ पर था, जो कि देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर प्रश्न था, और मंदिर में सेना का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसको लेकर उन्होंने आर्मी को आदेश दे दिया कि आप मंदिर में, अमृतसर को जो टेम्पल है उसमें प्रवेश कर जाइए, गुरुद्वारे में प्रवेश कर जाइए। और अगर ये आदेश दिए, कितने द्वंद्व से गुजरी होंगी, क्योंकि धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं लोग। ठीक है, तो इसके बाद आदेश तो दे दिया, कार्रवाई भी होगी, ब्लू स्टार ऑपरेशन सफल भी हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी को अंततः अपने जीवन खोना पड़ा, अपने जीवन कीमत चुकानी पड़ी जीवन से इस आदेश को लेकर। तो देख रहे हैं ये भी स्थितियां उत्पन्न होगी जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे। और भी देखते हैं, अब देखते हैं कि प्रशासन के संबंध में और कौन कौन सी दुविधाएं आती है। इसमें आ जाएगा रिश्वत लूँ या ना लूँ, ठीक है ना, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित आ जाएगा। जैसे में ये तो रिश्वत के संबंध में हो गया। इसके अलावा कार्यालय की वस्तु और साधनों, वहाँ कार्यालय में बहुत सारी वस्तु होती है, साधनों का उपयोग करें, जैसे कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, ऑफिस में जो कर्मचारी है मैं घर पे उसका यूज करूँ या ना करूँ, ये इसको लेकर संकट उत्पन्न होती है। स्टेशनरी है उसका उपयोग करूँ या ना करूँ, वहाँ तो अभी बहुत लोग कर भी रहे हैं ना, तो ये चिंता की बात है, लेकिन मैं करूँ या ना करूँ यहाँ दुविधा की बात होगी। वैसे तो हो रहा है इन सब सारी चीज़ों का, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल, स्टेशनरी, ऑफिस का कर्मचारी का यूज तो हो रहा है, ये तो चिंता की बात है, लेकिन मैं करूं या ना करूं यहाँ पर दुविधा की बात होगी। इसलिए मैं सरकारी संस्थानों में दुविधा,
ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि मुझे फलाने शहर में जाना है, उस फलाने शहर में निजी खर्चे पर न जाकर, निजी काम के लिए निजी खर्चे पर न जाकर उस शहर में जाने की प्रक्रिया को सरकारी टूर बनाकर किया जाए, तो ये भी नैतिक दुविधा उत्पन्न करेगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आपके ऑफिस में एक व्यक्ति है जो रिश्वत लेता है और आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और साक्षी भी हैं, और 10 लोग और भी देखते हैं कि वहाँ पर ये रिश्वत लिया जा रहा है, तो फिर क्या लिया जा रहा है, तो क्या आप एक्शन लेंगे? यहाँ भी दुविधा उत्पन्न होगा। आप देखेंगे एक तरफ के व्यक्ति वो गरीब है, बहुत गरीब है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, योग्य है, और पहली बार इसने रिश्वत ली है, तो इस कारण से क्या होगा कि आप क्या वहाँ पर निर्णय लेंगे? तो वहाँ पर दुविधा के उत्पन्न होगा कि आप उसको सस्पेंड करें, वार्निंग देकर छोड़ दें, या उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पर दुविधा उत्पन्न होगी कि कौन सा डिसीजन लें, ये नैतिक दुविधा कहलाएगी। अगर आप छोड़ देते हैं तो ऑफिस की कार्य संस्कृति खराब हो जाएगी, सरकारी जो कार्य संस्कृति वो खराब हो जाएगी, तो आप उसको सस्पेंड कर दीजिए कि एक तरह से मान के चलिए, क्योंकि सार्वजनिक हित के लिए आप वहाँ बैठे हुए हैं, और व्यक्तिगत लाभ उसको क्या पहुँचा सकते हैं उसको देखिए। माने कि सस्पेंड करने के बाद उसको क्या अपनी करुणा का भी तो परिचय देना है, उसकी स्थितियों को भी तो देखना है, तो ये भी तो सिविल सर्वेंट के अंदर, तो आप उसको व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत मदद क्या पहुंचा सकते हैं वहां कर सकते हैं, यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो ऑफिस की कार्य संस्कृति नहीं खराब होनी चाहिए। अगर आप उसको छोड़ दे रहे हैं तो और लोग भी रिश्वत लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि सरकारी तंत्र में राजनेताओं से प्रशासकों का संपर्क होता है। अगर आप प्रशासकों से संपर्क रखते हैं तो आपको निजी लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनैतिक काम करना पड़ेगा राजनेताओं के लिए। अगर आप निजी लाभ नहीं चाहते हैं तो आपको संपर्क का कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है। तो प्राइवेट, इसी तरह देखेंगे कि बहुत सारी प्राइवेट फर्म होती है, और प्राइवेट फर्म होती है, मान लिया कि आपका रिटायरमेंट का 1 वर्ष बचा है और आप उस प्राइवेट फर्म को लाभ पहुंचाते हैं, प्राइवेट फर्म कहता है कि आप मुझे लाभ पहुंचाइए, तो आपको रिटायरमेंट के बाद आप जो सैलरी दी जा रही है इससे दुगनी सैलरी पे आपको मैं रख लूँगा। तो ये यहाँ भी नैतिक संकट उत्पन्न होगा, क्या मैं इसको लाभ पहुँचाऊँ या ना पहुँचाऊँ, क्योंकि अगर लाभ पहुँचा रहा हूँ तो सार्वजनिक हित का नुकसान हो रहा है, अगर लाभ पहुँचा रहा हूँ तो सार्वजनिक हित का नुकसान पहुँच रहा है, और लाभ नहीं पहुँचा रहा हूँ तो व्यक्तिगत हित का नुकसान पहुँच रहा है। तो एज ए सिविल सर्वेंट आपको व्यक्तिगत हित को ध्यान नहीं देना चाहिए, आपका कितना भी नुकसान हो जाना है। आपको सिविल सर्वेंट के जो बुनियादी मूल्य है, करुणा, तटस्थता, ईमानदारी, सहिष्णुता, उन सब का पालन करते हुए निर्णय लेना है, और देखना है कि कहाँ पर सार्वजनिक हित सध रहे हैं, तभी इन दुविधाओं का समाधान उत्पन्न हो जाएगा। ये जो संशय है इसका समाधान उत्पन्न होगा। तो ये रहा सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं और संशय। अब कल हम लोग देखेंगे निजी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं और संशय क्या है। ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।